सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स, यानी कि वर्गीय एवं स्वकीय संतुलन खाता बहियाँ। तो आज हम सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर्स, कि वर्गीय संतुलन खाता बही होती क्या है। देखिए, जब कोई बिज़नेस छोटे लेवल पर रन किया जाता है या छोटे बिजनेसेस में ट्रांजैक्शंस की जो संख्या है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस है, वो लिमिटेड होता है, कम होता है। इस कारण से सारे ट्रांजैक्शंस की जो पोस्टिंग है, जो खतौनी है, वो एक ही लेजर के अंदर कर दी जाती है। लेकिन जब बड़े लेवल पर बिज़नेस को रन किया जाता है, यानी कि बड़े बिजनेसेस के अंदर ट्रांजैक्शंस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे डेटर्स और क्रेडिटर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की संख्या। ठीक है, ऐसी स्थिति में एक लेजर में पोस्टिंग करने से काम नहीं चलता है। जैसे खाते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसके कारण जो लेजर है उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, एक लेजर होने से केवल एक ही आदमी उसमें पोस्टिंग का काम कर सकेगा, जिससे फाइनल अकाउंट बनाने में भी डिले हो सकता है और ट्रायल बैलेंस को मिलाना भी मुश्किल हो जाता है और उसमें कमियां या त्रुटियां या उसमें मिस्टेक्स जो हैं उसका पता लगाना भी मुश्किल हो जाता है। इस कारण से बड़े बिजनेसेस के अंदर एक लेजर की जगह पर एक से ज़्यादा, आमतौर पर 3 खाता बहियाँ रखी जाती हैं, यानी कि एक खाता बही एक लेजर को 3 डिफरेंट सेक्शंस में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और इस तरह से जो ये खाता बहियों का जो विभाजन है, जो इस तरह का इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, एक खाता बही का कई खाता बहियों में, 3 खाता बहियों में, उससे ही हम सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम या वर्गीय संतुलन खाता बही प्रणाली कहते हैं। तो सेक्शनल बैलेंसिंग के अंदर जो लेजर है, जो एक मेन लेजर है, उसके हम 3 हिस्से या 3 भाग कर देते हैं। तो ये वर्गीकरण किस किस नाम से किया जाता है, देखिए। पहला, इसमें लेजर का पहला हिस्सा या पहला भाग जो है वो होता है सेल्स लेजर। दूसरा परचेज लेजर और तीसरा जनरल लेजर, यानी कि एक खाता बही को 3 भागों में बांट दिया, 3 खाता बहियाँ बना दी उससे। सेल्स लेजर, इसी को डेटर्स लेजर या कस्टमर्स लेजर भी कहा जाता है। इस लेजर में हम केवल उन लोगों के खाते खोलेंगे जिन्हें हमने उधार माल यानी कि क्रेडिट सेल की है। सिंपली नाम से पता चल रहा है, डेटर्स या सेल्स, जिनको हमने सेल्स की है लेकिन जिनको हमने क्रेडिट सेल की है, केवल उन्हीं लोगों के, उन्हीं फर्मों के और उन्हीं कंपनियों के खाते हम सेल्स लेजर के अंदर खोलते हैं। तो सेल्स लेजर, इसको हम डेटर्स लेजर भी कहते हैं या फिर कस्टमर्स लेजर भी कहते हैं। इसमें हमने उन लोगों के, उन फर्म्स के और उन कंपनीज़ के खाते खोलने हैं जिन्हें हमने क्रेडिट पर माल बेचा है। उन सभी डेटर्स के पर्सनल अकाउंट्स इस सेल्स लेजर में खोले जाते हैं। दूसरा है परचेज लेजर। परचेज लेजर मतलब इसी का दूसरा नाम है क्रेडिटर्स लेजर और सप्लायर्स लेजर। तो आप इसके नाम से समझ गए होंगे, क्रेडिटर्स का नाम इसमें आ रहा है। तो इस लेजर में हम केवल उन लोगों के या उन फर्मों के या फिर उन कंपनीज़ के खाते खोलेंगे जिनसे हमने क्रेडिट पर माल खरीदा है, उधार माल खरीदा है। या इसको ऐसे समझ लें कि इस लेजर में हमको क्रेडिटर्स के पर्सनल अकाउंट्स खोलने हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, सिर्फ माल की खरीद से संबंधित है ये। इस बही में उन व्यक्तियों के अकाउंट्स नहीं खोलने जिनसे लोन लिया है या जिनसे हमने कोई एसेट्स क्रेडिट पर परचेज की हों। ओके। तीसरा, जनरल लेजर। तो देखिए, डेटर्स और क्रेडिटर्स को छोड़कर बाकी सभी खाते जिसके अंदर खोले जाएंगे वो होगा आपका जनरल लेजर। जैसे कि परचेज़ का अकाउंट या सेल्स अकाउंट या इनकम से रिलेटेड अकाउंट्स या एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अकाउंट्स और कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, एनी पर्टिकुलर एसेट अकाउंट, ये सारे खाते जनरल लेजर में खोले जाएंगे। तो सीधी सी बात है, एक लेजर के हमने 3 टुकड़े कर दिए। एक में हमने देनदारों से संबंधित खाते खोलने हैं, सेल्स मतलब सेल्स लेजर। दूसरा, जिसमें हमने लेनदार से संबंधित खाते खोलने हैं, मतलब परचेज लेजर। और तीसरा, जिसमें हमने उधार बिक्री और उधार क्रय से संबंधित देनदार और लेनदारों को छोड़कर बाकी जिसमें खाते खोलने हैं
उसमें उसको हम कहते हैं जनरल लेजर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब हम इस तरह से अकाउंट्स को बांट लेते हैं कि कुछ खाते हम सेल्स लेजर में खोल रहे हैं, कुछ हम परचेज लेजर में खोल रहे हैं, कुछ जनरल लेजर में खोल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने में फिर थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर तो हमको सारे के सारे अकाउंट्स को के बैलेंसेस को लेना होता है, और हम जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस के अगर दोनों साइड्स का टोटल बराबर होता है तो ये माना जाता है कि जो लेजर है उसमें सारी पोस्टिंग जो है वो एकदम ठीक है, और अगर दोनों साइड्स का टोटल मैच नहीं करता तो हमको पता चल जाता है कि कोई ना कोई इसके अंदर मतलब कोई ना कोई इसमें कमी है, एक्यूरेसी नहीं है पूरी, और फिर हम उसको पता लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या गलती है। अब क्योंकि सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में हम 3 लेजर्स रखते हैं और इसमें अकाउंट्स की संख्या भी ज़्यादा होती है, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस है वो एक ही बनाना है, तो इसमें फिर कैसे बना पाएंगे हम ट्रायल बैलेंस, क्योंकि सेल्स लेजर में तो सारे के सारे डेटर्स के ट्रांजैक्शन हैं, डेबिट की आइटम्स है सारी की सारी, और परचेज़ लेजर में हमने क्योंकि परचेज़ की एंट्रीज करनी है, क्रेडिट परचेज़ की, तो सब कुछ इसमें क्रेडिट ही सारे खातों में बोलेगा। तो फिर और जनरल लेजर में कोई डेबिट है कोई क्रेडिट है, तो अब इसको हम कैसे ट्रायल बैलेंसेस का बनाएं, तो क्या करते हैं, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, अंडर सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम जनरल लेजर में हम 2 अकाउंट्स और बना लेते हैं। कौन सा? पहला टोटल डेटर्स अकाउंट और दूसरा टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। ऐसा करने से क्या होता है कि जनरल लेजर में सारे अकाउंट्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, यानी कि जो टोटल डेटर्स अकाउंट है उसका मतलब क्या है, इस खाते को हम बनाते हैं जो डेटर्स लेजर बनाया ऊपर सेल्स लेजर, उसके सारे योग से ये बनाया जाता है, उसमें सारी आइटम्स का जो टोटल है वो ले लिया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही जो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट है उसमें क्रेडिटर्स का जो सारे बैलेंसेस हैं उनका टोटल ले लिया जाता है। तो ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास जनरल लेजर के अंदर जो ये सेल्स लेजर है वो भी आ जाती है, और जो ये परचेज लेजर है वो भी हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो अपने आप में हमारी जनरल लेजर कंप्लीट हो जाती है, उसमें सारी की सारी चीज़ें हमारी सेल्स लेजर की भी और परचेज लेजर की भी आ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जनरल लेजर में हम टोटल डेटर्स अकाउंट बनाते हैं और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। तो ये है कैसे, इसको आप और अच्छे से समझना चाहें तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि टोटल डेटर्स अकाउंट है, टोटल डेटर्स अकाउंट सेल्स लेजर में खोले गए सारे के सारे डेटर्स के जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब का एक सामूहिक, उनका एक कंबाइंड अकाउंट है। जैसे कि मान लो किसी बिज़नेस के 50 डेटर्स हैं, तो जो ये टोटल डेटर्स अकाउंट बनेगा ये उन 50 के 50 डेटर्स के खातों में जो भी आइटम्स हैं उनके टोटल से बनेगा। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट है ये हमारा क्या है, परचेज लेजर में खोले गए सभी क्रेडिटर्स के जो अकाउंट है उनका ये एक तरह से एक कंबाइंड या एक संक्षिप्त समरी अकाउंट है। ठीक है, जिन रूल्स के आधार पर हम एक डेटर या एक क्रेडिटर का पर्सनल अकाउंट बनाते हैं उन्हीं रूल्स के आधार पर हमको ये जो बनाने हैं टोटल डेटर्स अकाउंट और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। जैसे हम क्रेडिटर्स अकाउंट की बात कर रहे हैं तो मान लो किसी बिजनेस के 15 क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो उसने क्या कर रखा होगा, 15 अकाउंट्स खोल रखे होंगे परचेज लेजर में, अलग अलग सबका पर्सनल अकाउंट। लेकिन जब हम टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे तो उन 15 लेनदारों के खातों में जो जो आइटम्स हैं वो उनके टोटल से बनाया जाएगा टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो इस तरह से जनरल लेजर के अंदर सारे की सारी चीज़ें अपने आप इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी, सेल्स लेजर भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और जो आपका परचेज लेजर है वो भी हमारा इसके अंदर टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के रूप में शामिल हो जाएगा। तो इसका मतलब जनरल लेजर अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा, सारे खाते इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि टोटल डेटर्स अकाउंट बनता कैसे है। टोटल डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। 2 साइड्स होती हैं इसमें, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। पहले मैं डेबिट साइड की बात कर रही हूँ। डेबिट साइड के अंदर हमको सबसे पहले टोटल डेटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लेना है आपको, टू बैलेंस बीडी, कि पहले हमने डेटर्स से कितना पैसा जो है पहले से लेना है, ओपनिंग बैलेंस जो है। देन उसके बाद जो उनको क्रेडिट सेल की गई, टू सेल्स क्रेडिट। देन
मैं आपको वन बाय वन जिस सीक्वेंस में आइटम्स आएंगी उसी सीक्वेंस में बात करती हूँ। देखिए, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, फिर जो भी उनको क्रेडिट सेल की गई है वो आ जाएगी। देन सेल के बाद हमको कोई कैश रिसीव हुआ है तो हम उसके डेटर के खाते में क्रेडिट में लिख देते हैं बाय कैश रिसीव्ड, क्योंकि जो रूल्स किसी डेटर का पर्सनल अकाउंट बनाने के हैं वही रूल टोटल डेटर्स अकाउंट को बनाने के भी हैं। देन यदि डेटर ने कोई सेल्स रिटर्न करी है तो उसको हम इस अकाउंट के साइड में क्रेडिट साइड में ले लेंगे बाय सेल्स रिटर्न्स। कैश की जगह पे उसने यदि आपको कोई BR रिसीव हुआ है डेटर से तो बाय BR बिल्स रिसीवेबल। अगर हमने डेटर को कोई डिस्काउंट अलाउ किया है तो बाय डिस्काउंट अलाउड। अगर कोई पैसा डूब गया है, नहीं आया है, तो बाय बैड डेब्ट्स। और डिस्काउंट और अलाउंस ऑलमोस्ट एक ही तरह इनका ट्रीटमेंट होता है, बाय डिस्काउंट अलाउड और बाय अलाउंस। ठीक है। और ये ट्रांसफ़र की बात हम बाद में करेंगे कि परचेज़ लेजर से सेल्स लेजर में ट्रांसफ़र है या फिर सेल्स लेजर से परचेज़ लेजर में ट्रांसफ़र है। ये दोनों ही तरह के ट्रांसफ़र्स क्रेडिट साइड में आते हैं। देन ये आपके नॉर्मल सारे आइटम्स क्रेडिट की मैंने पहले बता दी। नाउ कम टू द डेबिट साइड अगेन। मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस और सेल्स के बारे में बता दिया है। देन टू बैंक, यदि कोई चेक डिसऑनर होता है तो वो डेबिट में आएगा, क्योंकि जब हमको उससे पेमेंट रिसीव हुई थी एज अ चेक तो हमने उसको बाय कैश और बाय बैंक किया था। कैश रिसीव हुई थी तो बाय कैश, अगर कोई चेक मिला था तो बाय बैंक किया होगा। अब यदि उसका वो चेक डिसऑनर हो गया तो उसको आपने कहाँ दिखाना है, ऑपोजिट साइड पे, टू बैंक चेक डिसऑनर्ड। लाइकवाइज इफ़ एनी बिल्स रिसीवेबल, अगर वो भी आपका डिसऑनर हो जाता है तो आपको उसको भी इसको डेबिट की साइड शो करना है, क्योंकि हमने इससे पहले क्रेडिट में शो किया था यदि BR रिसीव हुआ था तो ऑपोजिटली आप इसको डिसऑनर्ड को डेबिट साइड में दिखा देंगे। देन नोटिंग चार्जेस हैं, इंटरेस्ट यदि कोई चार्ज किया हो कस्टमर को आपने लेट पेमेंट के कारण या किसी और रीज़न से, तो टू इंटरेस्ट चार्ज आ जाएगा। यदि उसको किसी सर्कमस्टेंसेस में कैश रिफ़ंड करना पड़ा हो तो आपको उसको डेबिट करना है टू कैश रिफ़ंड। देन टू टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, ये आपको कब करना है, यदि आपको BR इंडोर्स जो किया था किसी क्रेडिटर को वो डिसऑनर हो गया है। कई बार क्या होता है कि हम किसी डेटर से मिले हुए BR को किसी क्रेडिटर को एंडोर्स कर देते हैं, तो अगर ऐसा एंडोर्स किया हुआ बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है तो उसको भी आपको डेबिट की साइड दिखाना है टू टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। नॉर्मली बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ है तो भी डेबिट में आएगा, और एंडोर्स किया हुआ अगर BR डिसऑनर हुआ है वो भी आपका डेबिट में ही आएगा। देन टू डिस्काउंट डिसअलाउड। डिस्काउंट डिसअलाउड क्या है, मान लीजिए किसी कस्टमर से हमने 1050 रुपीज़ लेने थे और आपने उसको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ कर दिया और उसने आपको 1000 का चेक दे दिया। बाद में मान लीजिए किसी कारण से वो चेक डिसऑनर हो गया तो 50 रुपीज़ का जो वो डिस्काउंट अलाउ किया था दैट विल बी ऑल्सो डिसअलाउड। सो शो इट इन डेबिट साइड टू डिस्काउंट डिसअलाउड। देन टू कैरेज चार्ज। कई बार क्या होता है कि कस्टमर क्या देता है कि इसको इस माल को भेज भी आप ही दीजिए, तो आप उसको भेजने के रिक्शा के या भाड़े के खर्चे लगा लेते हैं, तो वो भी आप कस्टमर के नाम लिख देते हैं, तो टू कैरेज चार्ज। इस तरह से आप सभी डेबिट के आइटम्स लिख लीजिए, सभी क्रेडिट के आइटम्स लिख लीजिए। उसके बाद आप इसका बैलेंसिंग फिगर या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड निकाल लीजिए। तो इस तरह से आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें कुछ एक आइटम्स ऐसी होती हैं कि जो हमें इस अकाउंट के अंदर नहीं दिखानी होती है, तो हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही हैं आइटम्स नोट शोन इन टोटल डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ कुछ ये 9 आइटम्स लिखी हुई हैं। कैश सेल्स है, बैड डेट्स रिकवर्ड है, ट्रेड डिस्काउंट है, एंडोर्समेंट ऑफ BR टू क्रेडिटर्स, इसके अलावा BR डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, अकोमोडेशन बिल्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अमाउंट ऑफ BR रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। इन सभी ट्रांजैक्शंस में कस्टमर का कोई भी रोल नहीं है, कस्टमर से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं है, इसलिए हम इसको टोटल जो डेटर्स अकाउंट है उसमें इन सारी आइटम्स को नहीं दिखाते हैं। इसके बाद इसी में हम टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट का फॉर्मेट भी देखेंगे। जैसे अभी हमने टोटल डेटर्स अकाउंट बनाया है उसी तरह से हमको टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाना होता है, यानी कि परचेज बुक में खुले हुए सभी क्रेडिटर्स के खातों का ये एक कंबाइंड अकाउंट है, एक
सामूहिक खाता है ये। तो जिन रूल्स के आधार पर हम एक क्रेडिटर का खाता बनाते हैं, उन्हीं रूल्स के आधार पर ही टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं, सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड। देन परचेजेस और करी क्रेडिट, तो वो यहाँ आ जाएगी। अगर क्रेडिटर को कोई कैश पेमेंट की है तो वो डेबिट में आ जाएगी। देन टू परचेज रिटर्न, यदि ख़रीदा हुआ माल कुछ वापस किया है, रिटर्न करा है, यदि उसको कैश पेमेंट करी है तो कैश हो जाएगा। और यदि उसको बीपी एक्सेप्ट करा है बिल्स पेबल क्रेडिटर्स को, तो टू बीपी एक्सेप्टेड। और यदि एक्सेप्ट किया हुआ बीपी जो है वो किसी कारण से डिसऑनर हो जाता है तो उसको बाय बीपी विड्रॉन कहा जाता है, तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। देन टू डिस्काउंट रिसीट, टू बी आर एंडोर्स्ड, ठीक है। टू अलाउंसेस और ट्रांसफ़र्स के बारे में मैंने आपको बताया था अभी पीछे भी कि हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे। जो भी ट्रांसफ़र हो, भले ही सेल्स लेजर से परचेज में हो चाहे परचेज से सेल्स में हो, दोनों ही ट्रांसफ़र टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में शो किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की डेबिट साइड की आइटम्स हो गई। देन क्रेडिट साइड में देखिए, बाय इंटरेस्ट चार्ज्ड, यदि लेट पेमेंट के कारण कोई इंटरेस्ट चार्ज किया गया है तो वो आप दिखा देंगे। कोई कैश रिफंड किया गया है तो वो दिखा देंगे। बाय टोटल डेटर्स अकाउंट एंडोस्ड बी आर डिसऑनर्ड, यदि डेटर से मिला हुआ कोई बी आर क्रेडिटर्स को एंडोर्स किया गया है और वो डिसऑनर हो जाता है तो वो आपको कहाँ दिखाना है, क्रेडिट साइड में बाय टोटल डेटर्स अकाउंट। देन बाय कैरेज, बाय नोटिंग चार्जेस और बाय चेक डिसऑनर्ड का लेखा या जो उसका पोस्टिंग है वो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट में की जाएगी। अगर बीपी विड्रॉन है तो भी उसके क्रेडिट में आएगा। डेटर्स के द्वारा दिया गया बीपी बीआर क्रेडिटर्स को पे करने पर डिसऑनर हो जाए, क्रेडिटर्स को एंडोर्स करने के बाद डिसऑनर हो जाए तो भी क्रेडिट में आएगा। और यदि कोई चेक डिसऑनर हो जाए तो भी वो क्रेडिट में आएगा, क्योंकि जब हम उसकी पेमेंट करते हैं तब हम उसको डेबिट में दिखाते हैं। तो ऑब्वियसली जब उसकी पेमेंट जो डिसऑनर हो रहा है तो हमें पेमेंट जो है हमारी कैंसिल हो गई जो हमने की थी, तो उसको हमने वापस से कहाँ दिखा देना है, क्रेडिट में दिखा देना है। तो इस तरह से ये आपका टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट जो है वो बन जाएगा और एंड में आपको इसका बैलेंस निकाल लेना है। तो ये जो बैलेंस है, चाहे टोटल डेटर्स अकाउंट की बात करूं चाहे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट की बात करूं, ये जो दोनों खातों का बैलेंस होगा वो बैलेंस सेल्स लेजर या परचेज लेजर में जो खाते खुले हुए हैं उन इंडिविजुअल खातों के बैलेंसेस के टोटल के बराबर होना चाहिए। जैसे कि टोटल डेटर्स अकाउंट है, सेल्स लेजर में सारे डेटर्स के खाते खुले हुए हैं, पर्सनल अकाउंट्स, उन सब खातों का जो क्लोजिंग बैलेंस है उनके जोड़ के बराबर टोटल डेटर्स अकाउंट का बैलेंस आपका होना चाहिए। सेम इसी प्रकार से टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट का। नाउ आइटम्स नॉट शोन इन टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, ऐसी आइटम्स जो कि कुल लेनदार खाते के अंदर हमको शो नहीं करनी होती हैं, जिसका क्रेडिटर्स अकाउंट में कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि इसमें कैश परचेजेस हो गया, कैश परचेज में कस्टमर का अकाउंट डेबिट क्रेडिट होता ही नहीं है, क्रेडिटर का अकाउंट होता ही नहीं है इफेक्ट। ऐसे ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको भी आपने कोई इसके संबंध में एंट्री नहीं करनी, कोई पोस्टिंग नहीं करनी होती टोटल क्रेडिटर अकाउंट में, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट लेस होकर ही बिलिंग होती है। इस तरह से बीपी पेड ऑफ, ड्यू डेट पर बिल्स पेएबल का जो है पेमेंट हो जाता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसमें क्रेडिटर का अकाउंट में नहीं लेना उसको। एंड रिज़र्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, हम कोई प्रोविज़न या कोई रिज़र्व बनाते हैं तो उससे भी हमारे कस्टमर्स का या हमारे क्रेडिटर्स का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इन चीज़ों को हमने एक्सक्लूड करना है टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में। तो ये आपका एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हो गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर के पहले टॉपिक जो सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप इस वीडियो को देखें, एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार देखें और फिर हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।